आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम का क्या प्रोसीजर है। तो ये सभी बातें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मैम एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। देखो, एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21A के अंडर, और इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी आपको रेंट या रेवेन्यू रिसीव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। या फिर आपको इनकम आ रही है किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल करने पर, आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसे आपने बेचा है, उससे आपको इनकम आ रही है। या फिर आपको इनकम आ रही है किसी फार्म की बिल्डिंग से, आपका कोई फार्म हाउस है से फॉर एग्जांपल, जिसे आप यूज करते हो एज ए ड्वेलिंग हाउस या फिर एज ए स्टोर हाउस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही इसे आप यूज कर रहे हो और उससे आपको कोई इनकम आ रही है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाती है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपकी नर्सरी से आपको कोई इनकम आ रही है, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। कोई सैपलिंग है, सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी, तो उससे जो इनकम आ रही है वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम में कवर कर दी जाती है। ना पॉइंट ये कि एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1) अगर दो शर्तें आप पूरी करते हो। पॉइंट नंबर 1, आपका एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। दूसरा, वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आपकी मान लीजिए आपको इनकम आ रही है किसी फॉरेन की एग्रीकल्चर लैंड से, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये आपकी टैक्सेबल कर दी जाएगी और इसे टैक्सेबल करा जाएगा अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जम्प्ट होती है अगर वो एग्रीकल्चर लैंड से आ रही हो, ठीक है। दूसरा, लैंड इंडिया में सिचुएटेड हो। एग्रीकल्चर लैंड मतलब से आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हो, तो उसे एग्रीकल्चर लैंड बोला जाता है। बड़ा सिंपल है, एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जम्प्ट होती है अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है, प्लस आपकी जो लैंड है उसे आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करा है, मींस वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ना नेक्स्ट कंसेप्ट है पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। मींस आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम है, वो आपकी कंपोजिट इनकम है। कंपोजिट इनकम मतलब उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड है। और हम ये जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको एग्जम्पशन मिल जाती है अंडर 10(1), इसीलिए हमारे लिए ये बाइफरकेट करना जरूरी हो जाता है कि टोटल इनकम का कितना पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम है और कितना नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास इनकम टैक्स में रूल डिफाइन कर रखे हैं और रूल में बता रखा है कि कौन कौन से एसएससी आप कौन कौन से बिजनेस में है, और उस केस में आपका कितना कितना परसेंटेज हम एग्रीकल्चर इनकम और कितना आपका बिजनेस इनकम को कंसीडर कर लिया जाएगा। बेसिकली इसमें वो सभी एसएससी कवर होते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, मतलब ये ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, मतलब खुद ही ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और फर्दर उससे बाद में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये, अगर हो आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के केस में, तो यहाँ पर तो रूल नंबर 7A में डिफाइन कर रखा है, उस केस में जो आपकी टोटल इनकम होगी उसका 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, रिमेनिंग आपकी बिजनेस इनकम है। रिमेनिंग मतलब जो रिमेनिंग 35% है वो बिजनेस इनकम है। नेक्स्ट है, अगर हो आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी के केस में, उस केस में अगर तो आप उसे कॉफी को ग्रोन या क्योर कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर इनकम है 75%, बिजनेस इनकम है रिमेनिंग 25%। या फिर आप कॉफी को ग्रो भी करते हो, क्योर भी करते हो, रोस्टेड भी और ग्राउंडेड भी हो, तो उस केस में रूल 7B ने क्या बोला है, उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी 60%, रिमेनिंग हो जाएगी 40%। या फिर अगर आप ग्रो या मैन्युफैक्चर करते हो टी, तो उस केस में हमारा रूल नंबर 8 है जिसके तहत आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी 60%। तो याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम के केस में आप याद रखो RCT। RCT मतलब रबर, कॉफी और टी, और परसेंटेज हमारी याद रखने का तरीका 65, 75 एंड 60, 65, 75 एंड 60, 65, 75 एंड 60। अच्छा, रबर के केस में क्या है 65%। कॉफी के केस में अगर आप उसको सिर्फ ग्रोन और क्योर कर रहे हो तो 75%, लेकिन अगर आप ग्रोन, क्योर, रोस्टेड और ग्राउंडेड भी कर रहे हो देन 60%, और टी के केस में भी 60%। और जो ये सभी परसेंटेजेस हैं ये सारी किसकी है, एग्रीकल्चर इनकम की। रिमेनिंग हमारी किसकी होगी, बिजनेस इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम जितनी निकल कर आएगी वो सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(1), और जो रिमेनिंग निकल कर आएगी बिजनेस इनकम वाली वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल कर दी जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखना, लेकिन मान लीजिए अगर आप रबर, कॉफी और टी के अलावा कोई और एसएससी हो, कोई और ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, तो उस केस में आपका रूल नंबर 7 अप्लाई होता है। और रूल नंबर 7 में भी बड़ा सिंपल है, अगर तो आपने जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको जितना उगाया और एज इट इज उसको डायरेक्टली सोल्ड कर दिया, उसी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में उसे डायरेक्टली बेच दिया, तो जितना आपने बेचा उसका सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आपका एग्रीकल्चर इनकम निकल आएगा। से फॉर एग्जांपल आप गन्ना उगाते हो और गन्ना उगाकर आपने जितना गन्ना, मान लीजिए
लीजिए आपने 5000 टन गन्ना उगाया और 5000 टन ही बाजार में जाकर बेच दिया, तो जो उसको बेचने पर जो सेलिंग प्राइस आया उसका वो, और गन्ने को उगाने की उसकी खेती करने पर जो भी खर्चा आया वो माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आपकी एग्रीकल्चर इनकम निकल आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए सेकंड वाले केस पर चलते हैं, सेकंड वाला केस क्या है, आपने उसे बेचा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो देखना यहाँ पर कौन आ गए, यहाँ पर देखो क्या हुआ। तो ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए ये पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, पर्सन है मिस्टर ए, इनके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है और इसके ऊपर ये गन्ने उगाते हैं। गन्ने मतलब ये उगाते हैं शुगर केन, ठीक है, इनका क्या काम कर रहे हैं, शुगर केन का। अच्छा जी, इसके अलावा मिस्टर ए की क्या है, खुद की एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में ये क्या करते हैं, जो गन्ने होते हैं उस गन्ने की फर्दर प्रोसेसिंग करके अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा इनका है शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मिस्टर ए के केस में अगर हम बात करें, शुगर केन क्या है, शुगर केन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और शुगर क्या है, गन्ने से जो हमने शुगर बना ली, शुगर क्या है, ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब देखना मिस्टर ए ये क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ये ग्रो भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। ग्रो क्या कर रहे हैं, शुगर केन, मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं, शुगर। ठीक है, तो देख समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो ये एसएससी होते हैं इनके केस में हम कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। देखो क्या करोगे, जब आप इनकी एग्रीकल्चर इनकम निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है दैट इज शुगर केन हमारे केस में, उसकी आप एफएमवी लोगे, उसमें से माइनस कर दोगे उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और आपकी आ जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। और जब बिजनेस इनकम निकालोगे उस केस में आप क्या करोगे, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है हमारे केस में शुगर, ठीक है, शुगर का आप सेलिंग प्राइस लोगे, उसमें से माइनस कर दोगे एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट इज शुगर, ठीक है, माइनस कर दोगे जो भी इंडस्ट्रियल खर्चे होंगे दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और रिमेनिंग आपके पास जो बैलेंस निकल कर आएगा वो होगी आपकी बिजनेस इनकम। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो ना, इसका लॉजिक भी अगर मैं आपको बताऊं वो भी बड़ा सिंपल है। पता है यहाँ पर हम लोगों ने ना एफएमवी यहाँ पर क्यों लिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मिस्टर ए है ये क्या करते हैं, घर की ही खेती है, घर के ही गन्ने हैं, उसी को ये लोग फैक्ट्री में ले जाकर अपना क्या कर रहे हैं, शुगर बना रहे हैं। तो अगर ये घर की ही खेती से गन्ने ना लेते तो बाजार से खरीदते, और बाजार से जब हम खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू से ही खरीदेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कंसीडर करते हैं बिजनेस इनकम निकालते समय, तो वहां पर एफएमवी को माइनस करते हैं, और अगर एग्रीकल्चर इनकम में यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, बजाय सेल प्रोसीड के एफएमवी को, क्योंकि एक्चुअल में तो हमने खुद को थोड़ा बेचा है, तो वहां पर तो आप एफएमवी लेंगे ना। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। लॉजिक मैंने हालांकि आपको दे दिया, ऑल्दो इतना रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, बट स्टिल आप लोगों को इतना इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और ये कुछ औखा भी नहीं है। टैक्स ना बड़ा सिंपल है, अगर आप सिंपल बातों को समझ कर चलते हो कुछ भी औखा नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी तक हमने जो करा ना उसका पहले फटाफट से क्रक्स मारते हैं। देखो हमने क्या करा, तो देखो सबसे पहले क्रक्स में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सीखा कि एग्रीकल्चर इनकम में आती है, इसको हम डिफाइन करा गया है सेक्शन 21A के अंडर, और इसमें 4 बातें कवर करी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, रेंट और रेवेन्यू आपको रिसीव हो रहा है किसी एग्रीकल्चर लैंड में जो इंडिया में सिचुएटेड है। दूसरा, आपको इनकम आ रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करके। और तीसरा क्या था, इनकम आ रही है किसी फार्म बिल्डिंग से, फार्म हाउस से, जिसे आप यूज करते हो ड्वेलिंग हाउस या फिर स्टोर हाउस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली। देन इनकम आ रही है आपको नर्सरी की। फिर हमने नेक्स्ट कंसेप्ट करा, वो था पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें हमने रूल देखे रबर, कॉफी और टी के रिगार्डिंग। रबर के केस में 65%, देन 75%, देन अपना 60%। रबर के केस में 65% एग्रीकल्चर इनकम, कॉफी के केस में 75%। लेकिन अगर 4 बातें होगी, 4 बातें क्या, आपने उसको ग्रोन, क्योर, रोस्टेड, ग्राउंडेड करा है तो ये 60% हो जाएगा, और टी के केस में तो 60% आ ही। ये सारी परसेंटेज एग्रीकल्चर इनकम की, रिमेनिंग आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी जो पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल करवा दी जाती है। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने इसी का ही फर्दर एक और चीज देखा, वो था रूल 7। और रूल 7 में हम लोगों ने क्या देखा, रूल 7 में अपन ने 2 बातें सीखी। 2 बातें हम लोगों ने क्या देखी, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि देखो अगर तो आपने उसे डायरेक्टली बेच दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तो बड़ा ही सिंपल है, उसका आप सेल प्राइस लो, उसकी सेल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर दो, आपका आंसर जो आएगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर आपने उसे बेचा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करने के, अगर आपने बाद में बेचा है तो उसमें 2 बातें होंगी। 2 बातें क्या, आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी और बिजनेस इनकम कितनी। बिजनेस इनकम में क्या करोगे, जितना आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसका आप सेलिंग प्राइस लोगे, उसमें से माइनस कर दोगे एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इसमें से माइनस कर दोगे आपके जितने भी इंडस्ट्रियल खर्चे, माइनस कर दोगे। एग्रीकल्चर इनकम निकालते समय भी बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर एफएमवी ले लोगे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की और माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो रिमेनिंग होगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। यहाँ पर जो रिमेनिंग था वो आपकी बिजनेस इनकम, जो बिजनेस इनकम होगी उसे आप अपने पीजीपी हेड में टैक्सेबल करवा दोगे, वहां पर शो करवाकर। और एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जाम्प्ट होती है 10(1) के अंदर, अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, और लैंड कौन सी है, एग्रीकल्चर लैंड। आई होप अभी तक हमने ये सभी जो करा आप सब बच्चों की ये बातें क्लियर है। अब बढ़ते हैं लास्ट कंसेप्ट की तरफ।
ना नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पार्शियल इंटीग्रेशन का। अब पार्शियल इंटीग्रेशन कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए बीकॉम बीबीए लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से आपको प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है और थ्योरेटिकली तो पूछा ही जाता है। ये कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है। पार्शियल इंटीग्रेशन में देखना ये कब करेंगे, ये कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी तीन कंडीशन है आप सेटिस्फाई कर देते हो। कंडीशन नंबर 1 क्या है, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो या फिर एजेपी हो। ठीक है, क्या हो आप, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। थर्ड पॉइंट ये कहता है आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है। तो अगर ये तीन शर्तें पूरी होती हैं तो आपके ऊपर कंसेप्ट लग जाएगा पार्शियल इंटीग्रेशन, और उस केस में टैक्स कैलकुलेट करने का ये स्टेप है हमारे पास। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये भी बड़े सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टैक्स निकालोगे, अपना एग्रीकल्चरल इनकम ले लोगे, नेट अपनी जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम है आप वो लोगे, उसमें आप साथ में ऐड कर दोगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। दोनों ही इनकम को जोड़कर आप क्या करोगे, इनके ऊपर टैक्स निकालोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप टैक्स निकालोगे, एग्रीकल्चरल इनकम, नेट एग्रीकल्चरल इनकम लोगे, प्लस कर दोगे उसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब ये बीईएल क्या होगी, अगर आप ऑल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कैटेगरी वाले इंडिविजुअल हो। अदरवाइज अगर आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बीईएल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उनके ऊपर टैक्स निकालो। देन आपका क्या करोगे थर्ड स्टेप में जो आपने सेकंड स्टेप और ये फर्स्ट स्टेप दोनों का आप डिफरेंस लोगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका थर्ड स्टेप में फाइनल टैक्स आ जाएगा। अब इस फाइनल टैक्स में आप लोग क्या करोगे, अब आप इसमें चेक करोगे आपका अगर कोई रिबेट होगा अंडर सेक्शन 87A, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिबेट मिल जाएगी, या फिर अगर सरचार्ज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सरचार्ज लग जाएगा। नॉर्मली बीकॉम या बीबीए लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपकी नॉर्मली रिबेट वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही होती है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो टैक्स निकल कर आया अगर रिबेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो, रिबेट को माइनस कर दोगे और उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा उसमें आप ऐड करके चलोगे 4% का एचईसी, और फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल आपके पास ये आपकी टैक्स एबिलिटी निकल आएगी, जिसे आप राउंड ऑफ करके चलोगे नियरेस्ट टू द मल्टीपल ऑफ। ठीक है, अच्छा जी, बताओ सब बच्चों को बातें क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एग्रीकल्चर इनकम का ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।